Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good all of you. हम कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और लास्ट क्लास में हमने इसका जो इम्पोर्टेंस है उस पर बात की थी कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो होपफुली ये जो बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को कुछ हद तक समझ आया होगा। एक बार हम लोग अपनी एनसीईआरटी और देख लेते हैं कि इसमें हम कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई इम्पोर्टेंट चीज ऐसी तो नहीं है। तो जैसा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमारी जो सोसाइटी, जो हमारा अर्थ है, उसका पूरा जो जीन का पूल है, जेनेटिक्स का पूल है, जितने स्पीसीज है और इकोसिस्टम्स हैं, इनका सम करके, ठीक है, इनको जोड़कर जो निकलेगा, तो मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं के अलग अलग जीन्स हैं, तो उन सबको अगर एक साथ जोड़ कर देखा जाए उन इकोसिस्टम्स के साथ जिनमें वो रहते हैं, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये जो विविधता है, ठीक है, ये जैव विविधता है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए, अर्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो इंटर रिलेटेड है। और इस जैव विविधता में यदि कुछ जीव खत्म होंगे, ये सिस्टम खत्म होगा, तो सारे लोग इसमें जो भी इसके अंदर रहते हैं, उसमें इंसान भी शामिल हैं, उन सब के ऊपर भी खतरा है। और इस कारण से हम सबको ये जो जैव विविधता है इसको कंजर्व करने में, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए। तो इसी जैव विविधता की हम बात कर रहे हैं पिछली क्लास से। ठीक है, हमारे जो धरती है उस पर 20,000 तरीके की, 20,000 स्पीशीज हैं चींटियों की। मतलब हम चींटियों की बात करें कि हमने जितनी चींटी देखी होंगी, चींटी होती है, एक चीटा होता है ना। चींटी और चीटा देखा है आपने? देखे हैं? Yes, तो sir. ये जो हाँ, Yes, जो sir. चींटी और चीता जो होते हैं, ये मेल और फीमेल होते हैं, जैसा हम हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हाँ या ना? Yes, sir. Male or female. सर अलग अलग स्पीशीज होते हैं ये। तो ये जो है अलग अलग स्पीशी होते हैं। ये चीटी चीटा जो होते हैं, ये दोनों कोई एक स्पीशी नहीं होते हैं जिनको हम मेल फीमेल की तरह से बोलते हैं। वो एक अलग अलग स्पीशीज है। जैसे अभी हमें बताया किसी ने कि वो अलग अलग स्पीशीज हैं, वो एक स्पीशी नहीं है, वो अलग अलग स्पीशी की चीटी है। ठीक है, अलग अलग नस्ल हैं तो चीटी, पर चीटी की अलग अलग नस्ल है। तो ऐसी 20,000 प्रकार की प्रजातियां हैं चींटियों ही चींटियों की। 3,000 स्पीशीज है बीटल्स की। एक बीटल होता है, एक इंसेक्ट होता है। 3 लाख स्पीशीज हैं बीटल्स की। 28,000 स्पीशीज हैं मछलियों की। और 20,000, मतलब 28,000 तरीके की अलग अलग मछलियां हैं इस धरती पर। 20 जो हमारे संज्ञान में है, ये भी ध्यान रखिएगा। जितनी भी स्पीशीज हैं, इसमें से केवल हम 1.4 मिलियन या 1.5 मिलियन स्पीशीज के बारे में जानते हैं करीब। जो है, और एस्टिमेट ये है कितनी स्पीशीज है करीब, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। सर 1.6 मिलियन। टोटल स्पीशीज कितनी होंगी इस धरती पर? सभी प्रकार के जीव जंतुओं की टोटल प्रजातियां कुल मिला के जोड़ के कितनी होंगी? नोन या अननोन को भी मिला के। हाँ, सबको मिला के। हाँ बताइए प्रियांशी, आप बताएंगे? पिछली क्लास में हमने बताया था, बात की थी कि
टोटल जो प्रजातियां हैं अलग अलग जीवों की, वो कुल कितनी हैं, नोन और अननोन एक साथ जोड़कर? सर अबाउट 7 मिलियन। 7 मिलियन, वेरी गुड। और उनमें से इन 70 लाख हिंदी में लिख दूं या 7 मिलियन लिख दूं? 7 मिलियन जब लिखते हैं तो हमें 6 जीरो लगाने पड़ते हैं। जो इंग्लिश सिस्टम है उसमें वो जीरो लगाते हैं 3 के बाद, ठीक है? तो इसे हम 7 मिलियन, और हम हमारे सिस्टम में हम जीरो पहले 1000 पे लगाते हैं, फिर 2 में लगा देते हैं, तो इसलिए हम 70 लाख भी बोल सकते हैं इसको, 7 मिलियन भी बोल सकते हैं। 7 मिलियन, मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ये ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा, पता नहीं आप लोग शायद जानते होंगे मिलियन के सिस्टम को, मैं कंफ्यूज होता रहता था। तो 7 मिलियन टोटल स्पीसीज हैं, प्रियांशी ने हमें बताया। वेरी गुड प्रियांशी। अच्छा, अब ये बताइए, कौन बताएगा? प्रियांशी बताओ कि कितनी प्रजातियों को हम जानते हैं, सर अबाउट जिनके बारे में 1.5 मिलियन। बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम खूब पढ़ाई करो प्रियांशी, हाँ तुम अच्छा कर सकती हो भाई, अच्छी रिटेंशन पावर है आपकी। तो हमारी 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, नोन स्पीशीज, ठीक है? तो ये एक अनुमान लगाया गया कि भाई ऐसी कितनी प्रजातियां होंगी। तो नोन स्पीशीज हैं 1.5 मिलियन और टोटल स्पीशीज हैं 7 मिलियन। तो 7 मिलियन स्पीशीज में से हम केवल 1.5 मिलियन के बारे में जानते हैं। तो हेलो, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। अब आ रही है ना? अभी चली गई होगी, इधर से डिस्कनेक्शन दिखा रहा था। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट यहाँ पर नहीं चल रहा है, मैं बाहर हूँ, तो यहाँ पर मोबाइल के इंटरनेट से काम कर रहा हूँ। इंटरनेट की सुविधा यहाँ थोड़ी सी अनस्टेबल है, ठीक है? तो यहाँ देखा जाए तो करीब 3 लाख स्पीशीज हैं जो बीटल्स हैं, 28,000 मछलियां हैं और 20,000 हमारे ऑर्किड्स हैं, 20,000 तरीके के ऑर्किड्स हैं। तो ये जो इस सब को, मतलब अलग अलग जीव जंतु को के जो वजूद है वो हम सब के लिए आवश्यक है। हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है? इसमें हमने ये देखा था कि जो 3 तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी को जान सकते हैं। हमारे भीतर जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है? जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो एक सिंगल स्पीशीज के भीतर जो डाइवर्सिटी होती है, जीन्स की उसकी जो डाइवर्सिटी होती है, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है, ठीक है? जैसे हमने 1000 तरीके के आम की बात की थी कि हमारे धरती पर 1000 तरीके के आम हैं, 50,000 तरीके के चावल हैं। बहुत एक ये प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट, राव वोल्फिया वोमिटोरिया, राव वोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है? ये बहुत ज्यादा है, ठीक, अलग अलग प्रकार का जेनेटिक वो दिखाता है। इसका जो केमिकल कंसंट्रेशन है वो हमारे को मिलता है इससे। ये एक उदाहरण दे रहा है वो कि किस प्रकार के जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें जो है एक केमिकल मिलता है जिसका नाम है रेजरपीन, रेजरपीन,
ठीक है, तो इसको नाम इसको हम याद भी कर लेंगे, राउवुल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, राउवुल्फिया वोमिटोरिया, इसके अंदर एक्टिव केमिकल होता है, इसके अंदर होता है रेजरपिन, और ये हिमालय से हमें मिलता है। ठीक है, रेजरपिन मिलता है राउवुल्फिया वोमिटोरिया से। हमारे को जब हम पढ़ रहे हैं, और विशेष रूप से जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ते समय आप फोकस करिए, एक तो कंसेप्ट को समझिए और फोकस करिए वो कहाँ कहाँ फैक्ट बता रहा है। जैसे उसने ये फैक्ट बताया हमें राउवुल्फिया वोमिटोरिया के बारे में, तो वी शुड नोट इट डाउन समवेयर। बाद में हमें या तो हम अपनी किताब में मार्क कर लें, या एनसीईआरटी ने एक अच्छी चीज की है कि ये यहाँ खाली स्पेस छोड़ दिया है, तो आप यहाँ भी साइड में लिख सकते हो। जो भी फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगे वो अपनी आप एनसीईआरटी किताब के साइड में लिखते जाइए, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे, किसी भी एग्जाम, किसी भी तैयारी के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जितनी बार एक विषय को बार बार रिवाइज करेंगे, उतना आपका वो सब्जेक्ट अच्छा मजबूत बनेगा। तो रिवीजन पर ज्यादा फोकस करिएगा। हमारी स्पीशीज में डाइवर्सिटी होती है, और हमारी इकोलॉजी में डाइवर्सिटी होती है। डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं हमारे, उन सब की अपनी अपनी डाइवर्सिटीज है। स्पीशीज के भीतर डाइवर्सिटी है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीशी है। ठीक है, तो विद इन अ स्पीशी डाइवर्सिटी है, विद इंटर स्पीशी डाइवर्सिटी है, और इकोसिस्टम्स में डाइवर्सिटी है। ये 3 तरीके की डाइवर्सिटी को हम जानते हैं, जिनकी हमने कल पिछले क्लास में पढ़ा था, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारे धरती पर ये जो हमने अभी बात की थी कि 1.5 बिलियन यानी कि 15 लाख स्पीशीज हैं जिनको हम जानते हैं। एक एस्टिमेट है रॉबर्ट मे का, ये जो 7 मिलियन का एस्टिमेट है, ये रॉबर्ट मे द्वारा दिया गया, और जिसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, साइंटिफिकली जिसको एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि 20 से 50 मिलियन तक स्पीशी हो सकते हैं। जो कुछ एक्सट्रीम वो हैं, वो ये कहते हैं कि करीब 5 करोड़ तक स्पीशीज होते हैं। पर जो हम लोग जिस साइंटिफिकली जिस एस्टिमेट को मानते हैं, वो ये मानते हैं कि करीब 70 लाख स्पीशीज हमारी धरती पर है। और ये एस्टिमेट हमें दिया है IUCN नाम की संस्था ने। IUCN की फुल फॉर्म तो बताएगा यहाँ पर? इंटरनेशनल यूनियन कोड फॉर नोमेनक्लेचर। कोड फॉर नोमेनक्लेचर या कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो भी मेरे ख्याल से IUCN वो नहीं है। जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं IUCN की, वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन, एक बार चेक भी कर लेना कि भाई मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, सर यही है। कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा वो नोट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई चीज ना पता होने में कभी अजीब नहीं लगना चाहिए, और कोई चीज गलत होने में भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमें कोई चीज गलत पता है। अच्छी बात है कि हमें गलत पता है, हमें ये पता चल रहा है कि हमें गलत पता है। ठीक है, नोइंग दैट वी आर रॉन्ग इज ऑल्सो अ गुड थिंग। ठीक है, जिसी से हम अपनी चीजों को सुधारते हैं। बेहतर होने के लिए हमें हमेशा ये जानना होता है कि हम गलत हैं। ठीक है, तो ये IUCN संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये काम करती है। इसने ये एस्टिमेट लगाया है कि करीब 70 मिलियन, जो साइंटिफिकली एक्सेप्ट करती है कि करीब 7 मिलियन यानी 70 लाख जो है जीव हमारी धरती पर हैं, जिनमें से करीब हम 15 लाख जीव जंतुओं को जानते हैं। अब जो ये जीव जंतु हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन में वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ठीक है, और इस तरीके से अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो हमारे जो जीव हैं उनमें 70% एनिमल्स हैं। 70% है एनिमल,
जिसमें और प्लांट्स जिसमें एल्गी, फंगस, ये सब एंजियोस्पर्म्स, ये सब मिलाकर करीब 20% है। एनिमल्स के अंदर में, ठीक है, एनिमल्स में जो इंसेक्ट की स्पीशीज है, ठीक है, इंसेक्ट है, ये हमने पिछली बार भी किया था कि जो इंसेक्ट स्पीसी है वो करीब 70%। एनिमल के विद इन एनिमल सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इंसेक्ट का है। और यानी कि हर, इसको दूसरे, इसका मतलब ये देख सकते हैं कि हर 70% होने का मतलब कि अगर हम 10 एनिमल, 10 चीजें जो मूव कर रही हैं उनको देखें तो उस 10 चीजों में से 7 चीज इंसेक्ट होंगी जो मूव करती हैं, जो एनिमल की कैटेगरी में फॉल करती है। तो जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें दिखाई दे रही है वो हमें इन एनिमल्स में दिखाई, इंसेक्ट्स में दिखाई देती है, ठीक है। अगर ये देखिए, इसको इन्होंने फोटोग्राफिकली तरीके से भी समझाने की कोशिश की है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में, ठीक है। ये फोटो भी हम जरा ध्यान से देखते हैं तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी हैं? फिश की। और केवल वर्टिब्रेट्स की बात की जाए, वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा मछलियां हैं, फिर मैमल, फिर बर्ड है दूसरे नंबर पे। फिश के बाद बर्ड्स हैं, अलग अलग तरीके की मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिर एम्फीबियंस हैं। इनवर्टिब्रेट में ये जितना मैक्सिमम हिस्सा जो है इनका इंसेक्ट ने ले रखा है। फिर इसमें मुलास्क हैं, कार्टेशियन और अदर एनिमल ग्रुप हैं। प्लांट्स में फंगाई और एंजियोस्पर्म, ये दो सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। प्लांट में जो तो सबसे बड़े एंजियोस्पर्म और फंगी, ये दो अलग अलग तरीके के। भारत में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत जो है पूरी दुनिया का करीब 2.4% ऑफ लैंड एरिया है भारत के भीतर के। उस पूरी दुनिया की जितनी जमीन है उसका 2.4 हिस्सा भारत में आता है, ठीक है। परंतु जो इसकी स्पीशीज हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे देश में है वो 8.1% है, ठीक है। और ये हमें पूरी दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक बना देता है। इस कारण से क्योंकि हमारे देश में 8.1% डाइवर्सिटी स्पीशीज हैं, पूरी दुनिया की टोटल स्पीशीज हैं। अगर लैंड एरिया के बारे में देखा जाए तो केवल हम 2.4% है। अगर हम स्पीशीज के बारे में देखें तो हमारे देश में 8.1% स्पीशीज हैं। और इसीलिए हमारा देश पूरी दुनिया में मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहलाता, मतलब कुल जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री आइडेंटिफाई किए गए पूरी दुनिया में, उनमें से एक देश हमारा भारत भी है। हमारे बायोडाइवर्सिटी के, मैं अपनी प्रेजेंटेशन पर भी आ जाता हूँ, मुझे लगता है यहाँ भी हम कुछ चीज़ों को इनको ख़त्म कर लेते हैं कि फिर हम वापस आएंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हम यहाँ पर थे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स पे, और हम बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की बात कर रहे थे, ठीक है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट वो जगह हैं जहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी होती है और एंडेमिक स्पीसीज, मतलब जो एंडेमिक स्पीसीज है, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया में इस समय 34 हॉटस्पॉट्स हैं, है ना, हमारे पूरी दुनिया में 36, पहले 34 थे, अभी 36 हॉटस्पॉट हो चुके हैं, 2 नए ऐड किए गए हैं। तो ये 36 हॉटस्पॉट में से 2 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो इंडिया में है। वो 2 हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। एक और भी है जिसको इंडो बर्मा कहा जाता है, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट या इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट, जो इंडिया का कुछ क्षेत्र और म्यांमार का क्षेत्र या बर्मा का क्षेत्र, ठीक है, वो भी एक हॉटस्पॉट है।
तो मतलब अगर इसे दूसरे शब्दों में कहूँ कि 2.5, हम लोग हमारे देश में 2.5 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक और हॉटस्पॉट है जिसका नाम इंडो बर्मा है, जो हमारे मतलब भारत में कुछ हद तक आता है, बाकी मुख्यतः वो बर्मा में आता है। तो हमारे जो मुख्यतः हमारे देश में 2 हॉटस्पॉट हैं, ईस्टर्न हिमालयाज में और वेस्टर्न घाट्स में। जो हमारी हाँ जी सर बोलो। 3 दिखाते हैं सर। क्या क्या जी? सर 3 दिखाते हैं हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा जो है ना सर, इंडिया में ही है सर, लिख रहा। इंडो बर्मा इंडिया में एनसीईआरटी नहीं। का भी सर, एनसीईआरटी का ही है। देखिए सर, इसमें 3 दिखाता है सर। नहीं वेस्टर्न वो घाट या वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका सर फर्स्ट में हो गया, फिर इंडो बर्मा है और हिमालय सर। श्रीलंका तो प्रदेश में नहीं आएगा, हमारे इस रीजन में, क्षेत्र में श्रीलंका आ जाएगा। श्रीलंका तुम्हारा बात सही है, ठीक है। पर वो जो है वो इंडिया में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में नहीं है। पूर्णतः वो जो पूरा रीजन है, जो क्षेत्र है, ये देखो, ठीक है। इंडो बर्मा इसी की बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है। इंडो बर्मा ये इंडो बर्मा जो है, कुछ हिस्सा इसका बर्मा में है, कुछ हमारे देश में है। तो ये 3 जो है हॉटस्पॉट हैं जो हमारे, ठीक है, मैं आपकी बात को इस तरह से ले लेता हूँ कि 3 ऐसे हैं जो जिनका हिस्सा भारत में भी पड़ता है, ठीक है। ये हमारे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और ये 36 हॉटस्पॉट्स हैं आज की तारीख में। ये मैंने चेक किया था कि ये 36 हॉटस्पॉट्स हैं। इन 2 नए हॉटस्पॉट ऐड हुए हैं। अच्छा, वापस आते हैं हम टॉपिक पर। थ्रेटन्ड स्पीशीज, ठीक है। हमारी जो स्पीशीज हैं जो खतरे में होती हैं, ठीक है, उनको हम थ्रेटन्ड स्पीशीज, और इनको भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो थ्रेटन्ड स्पीशीज के संबंध में हमारा जो है, हमारा एक सिस्टम हम फॉलो करते हैं, और उन स्पीशीज को थ्रेटन्ड स्पीशीज बोलते हैं जिनकी जनसंख्या, जिनकी आबादी घट रही है या भविष्य में घटने वाली है, मतलब लगातार घटने वाली है, खत्म होने वाली है। इनके अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है। तो जो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन घट रही है या घटने वाली है, लाइकली टू डिक्रीज इन फ्यूचर, की भविष्य में घट जाएगी, हमें ऐसे आसार दिखाई पूरी तरह से दे रहे हैं, तो वो हम थ्रेटन्ड स्पीशीज में उनको बोलते हैं। IUCN, ये मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक ये रेड डाटा बुक, ठीक है, ये किताब है जिसको रेड डाटा बुक बोलते हैं, ठीक। और ये बुक जो है IUCN मेंटेन करता है, जिसमें थ्रेटन्ड स्पीशीज की कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं, उनकी एक लिस्ट बनाता है, एक लिस्ट रखता है कि भाई ये प्रजातियों पर खतरा है, इनको बचाने की विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। एक ये है यूनेस्को का कार्यक्रम जिसका नाम है मैन एंड बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम। मैन एंड बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम, MAB इसकी फुल फॉर्म है, मैन एंड बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम। ये यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है। यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। फिर एक और ये संस्था है जो इसी काम से जुड़ी हुई है, जिसका नाम है WWF, ठीक है। और ये WWF वो नहीं है जिसको आप जानते हो। आप कौन से वाले WWF को जानते हो? WWF, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हाँ, कौन सा? एक WWF वो भी तो आता है, आप लोग देखते थे, अब आप लोगों ने देखा होगा जरूर सबने, वो जो रेसलिंग, नकली रेसलिंग जो होती थी, वो WWE का WWF रेसलिंग, WWE शायद। WWE होती है सर। होता है वो। हाँ जी। सर यस सर। यस ऐसे ही सर। बोला WWF, जो भी है मेरे को। अच्छा चलो, मेरे को कंफ्यूजन था कि शायद वो है। वो ये नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, ठीक है। पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर कि हमें दुनिया को, ठीक है,
बचाना है, तो इसको लिए उन्होंने एक फंड बनाया है, स्पेशल फंड, जिसका नाम इन्होंने रखा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF। ठीक है, भारत में भी है एक संस्था जिसका नाम है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। फिर एक कार्यक्रम ये भी है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, और एक ये यूनाइटेड नेशन का कार्यक्रम है जिसका नाम जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सभी कार्यक्रम जो है इस क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे स्पीशीज, जो कैटेगरीज हैं जिसमें इनको बांटा जाता है कि किस किस तरीके के थ्रेटन कैटेगरीज हैं, कि जो खतरे में, ऐसे जीव जो खतरे में हैं, उनको अलग अलग लेवल पर उनके खतरे के अनुसार कि उन पर कितना ज्यादा खतरा है, उनको अलग अलग लेवल पर कैटेगराइज किया है। तो इसमें सबसे ज्यादा खतरा, या जिसे कहें सबसे बुरी स्थिति है, वो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज की। मतलब ऐसे जीव जो पूरी तरीके से धरती पर अब खत्म हो चुके हैं, उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलते हैं। हिंदी में क्या शब्द बोलते हैं इसके लिए? सर विलुप्त। विलुप्त, हाँ ठीक है, विलुप्त स्पीशीज, विलुप्त प्रजातियां। तो विलुप्त प्रजातियां वो प्रजातियां होती हैं जो धरती पर खत्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। फिर एक्सटिंक्ट के बाद आते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जिनकी जनसंख्या, जिनकी आबादी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा खत्म हो गई है, और लगभग वो कगार पर है विलुप्त होने के, विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हुई प्रजातियां हैं। इनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं, ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, इनकी आबादी बहुत ज्यादा कम हो गई है। इनमें से कौन कौन से हैं? इसमें है एशियाटिक लॉयन, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, लॉयन टेल्ड मकाऊ और नीलगिरी तार। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जीव हैं जो लगभग पूरी दुनिया में खत्म होने पर है। ये जो लॉयन है, जिसको हम शेर बोलते हैं, शेर और टाइगर, लॉयन और टाइगर डिफरेंट होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को लॉयन और टाइगर में मतलब एक जैसे दिखते हैं। तो हमारे दुनिया में जो लॉयन है, एशियाटिक लॉयन है, जो वो एशियाटिक लॉयन लगभग खत्म होने के कगार पर है। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में भी कहा था, केवल एक ही जंगल है जिसका नाम है गिर। ठीक है, गुजरात में गिर फॉरेस्ट में ये एशियाटिक लॉयन आज के समय में मौजूद हैं, बाकी सब जगह खत्म हो चुके हैं। फिर है वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा। ये भी ऐसा जानवर है जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। और ये हमें असम में, जो मैंने अच्छा, काजीरंगा, केवल वहां पर मिल सकता है। फिर है लॉयन टेल्ड मकाओ और नीलगिरी तार। ये कुछ ऐसे जीव हैं जो खत्म होने के, एंडेंजर्ड हैं, मतलब ये खत्म होने वाले हैं। तो सबसे ऊपर हो गए एक्सटिंक्ट, फिर हो गए एंडेंजर्ड, फिर है वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज, एक्सक्यूज मी, वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, ये मतलब अभी खत्म होने के कगार पे तो नहीं पहुंचे हैं कि बिल्कुल खत्म होने वाले, पर इन पर खतरा मंडरा रहा है, तो इनको हम वल्नरेबल प्रजातियां बोलते हैं। ये शब्दों को याद रखना पड़ेगा आपको, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज। ठीक है, तो इसको हम वल्नरेबल स्पीशीज वो प्रजातियां हैं, ठीक है, जिन पर ये अभी वो मतलब एंडेंजर्ड अभी हुए नहीं है, विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे तो नहीं है, पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। ऐसी प्रजातियां हैं वाइल्ड गोट, वाइल्ड याक, बारहसिंगा, वाइल्ड एस। ठीक है, ये सब ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त तो नहीं हुए हैं, पर विलुप्त होने के लिए वल्नरेबल है। आगे आने वाले समय में ये बहुत जल्दी जो है इस कैटेगरी में आ सकते हैं, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की तरफ जा सकते हैं। फिर है रेयर स्पीशीज।
एक टर्म रेयर स्पीशीज भी है। ये रेयर स्पीशीज ऐसे स्पीशीज की होती है जो एक्चुअली में जिनकी संख्या बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा नंबर इनका होता नहीं है, परंतु ये खतरे में नहीं है, ये एंडेंजर्ड और वल्नरेबल नहीं है। ये एक्चुअली में ये पाए ही कम जाते हैं, ये रेयर होते हैं, ये कम संख्या में होने वाले जीव होते हैं, तो इसलिए इनको रेयर स्पीशीज बोलते हैं। तो हमने 4 टर्म पढ़े, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके बाद वल्नरेबल स्पीशीज और रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज इससे बाहर है, तो हमारे को एंडेंजर्ड और वल्नरेबल याद रखने। एक्सटिंक्ट स्पीशीज तो ठीक है, वो तो खत्म हो चुके, अब उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैंने डोडो का उदाहरण आप लोगों को दिया था, वो विलुप्त हो गए। और ऐसे कई स्पीशीज हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर हम जिनके लिए काम कर सकते हैं वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज और वल्नरेबल स्पीशीज। तो सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखने की जरूरत है? अगर मैं ये बोलूं कि धरती पर हमें कंजर्वेशन का सारा एफर्ट, सबसे ज्यादा एफर्ट किसके लिए लगाना चाहिए? 3 चॉइस दे रहा हूँ, 4 चॉइस दे रहा हूँ मैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज और रेयर स्पीशीज। तो अंशु मुझे बताएगी कि अंशु में किसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करूं? ये 4 चॉइसेस हैं। हाँ सर एंडेंजर्ड स्पीशीज के। एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए बिल्कुल सही अंजू, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हमें सबसे ज्यादा जो प्रयास करना है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए करना है, क्योंकि जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज थे वो तो अब खत्म हो गए, अब हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और जो रेयर स्पीशीज होते हैं वो उनका नंबर ही कम होता है, वो होते ही कम है, तो इसलिए अभी वो खतरे में है भी नहीं। वल्नरेबल स्पीशीज ऐसे हैं जो खतरे में आ सकते हैं, अभी तुरंत नहीं है, परंतु वो विलुप्त होने के खतरे में आ सकते हैं। परंतु ये सबसे ज्यादा जो हमारे जो जिनको जरूरत है वो है ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, खत्म होने वाली हैं, उन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए जो अप्रोच है कि किस तरीके से हम इन पर काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको बचा सकते हैं, तो जो 2 तरीके से हम हैं, इन सीटू और एक्स सीटू, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू। ये 2 शब्द पहले इनका मतलब समझ लेते हैं, ताकि इनका मतलब समझ आ जाएगा तो फिर हम वो एक्स इन सीटू का मतलब जहां है जैसे हैं, ठीक है, और एक्स सीटू का मतलब उस जगह से बाहर निकाल कर, ठीक है, केवल इतना मतलब है। इन सीटू, इन प्लेस, जहां वो है वहीं पर, उसी स्थान पर, सेम प्लेस, ठीक है। इन सीटू का मतलब हो गया सेम प्लेस। और एक्स सीटू, एक्स इन और एक्स हम एक्स करते हैं जब उस जगह से बाहर किसी को ले जा रहे हैं, तो एक्स इन सीटू का ऑपोजिट है इन का एक्स आउट। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब आउट, बाहर। तो अपने स्थान से बाहर और अपने स्थान के भीतर, ये 2 तरीके की कंजर्वेशन अप्रोच हम ले सकते हैं। अब आप लोग बताइए कि इन दोनों में से कौन सी अप्रोच अच्छी है? शिवेंद्र कुमार, आप बताएं कि कौन सी अप्रोच अच्छी होगी, इन सीटू अप्रोच या एक्स सीटू अप्रोच? सर एक्स सी टू अप्रोच। एक्स सीटू अप्रोच, अच्छा बताओ एक्स सीटू अप्रोच का मतलब क्या हुआ? सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो जितने पर शायद मैं अपनी मतलब बात को पूरी तरह समझा नहीं पाया। एक्स सीटू का यहाँ मतलब है जीव जंतुओं के मतलब से कि उनका जो निवास स्थान है उससे उनको बाहर ले जाना। हम क्या जानवरों को उनके निवास स्थान से बाहर रखते हैं? नहीं सर। नहीं रखते? नो सर। अरे रखते हैं भाई, सबने देखा हुआ है, तुम सब देखने जाते हो उस स्थान को। उस स्थान को हम बोलते हैं जू। जू देखा? नहीं यस देखा? सर। ऐसा कोई है जिसने जू ना देखा हो? यस सर। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर क्या होता है? तो चिड़ियाघर क्या
नेचुरल स्थान है किसी जानवर का, उसका घर है वो? नहीं सर, नहीं नहीं सर। सर। वो तो आर्टिफिशियल एक हमने पिंजरे में बंद कर दिया है। अच्छा, अब ये बताइए, अब बताइए कौन सा स्थान बेहतर है, एक्स सीटू या इन सीटू? कौन सा कंजर्वेशन बेहतर है? इन सिटू सर होगा। है ना? देखिए भाई, आप उसे वैसे किसी आर्टिफिशियल, आपको पिंजरे में डाल के वैसे ही बचाए तो, अगर आप किसी को पिंजरे में डाल देंगे तो उसकी जीने की ऐसी ही इच्छा खत्म हो जाएगी। जो आदमी जेल में हो, ठीक है, जो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ना हो, अपने साथी संगियों से अलग रह रहा हो, वो तो ऐसे भी जीना नहीं चाहेगा। तो ऐसे भी इन सीटू जो कॉन्जर्वेशन है वो बेहतर है। परंतु कुछ जगहों पर एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन के लिए भी कोशिश की जाती है, जहां पर स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाए तो दोनों तरीके की अप्रोच ली जाती है। इन सीटू कॉन्जर्वेशन है जहां हम अपने जीव जंतु को उसके नेचुरल हैबिटेट में बचाते हैं, उसको कॉन्जर्वेशन कर रहे हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में। शेर जहां रहता है, शेर का स्थान हमने जैसा है वैसा ही रख छोड़ा है, उसमें कोई बाहर का व्यक्ति घुस नहीं सकता, ताकि वो अपने घर पर जहां पर उसका मूल स्थान था वो आराम से वहां रह सके। तो ये एक इन सीटू कॉन्जर्वेशन टेक्निक है, जिसके उदाहरण है नेशनल पार्क। हम लोग तरह तरह के नेशनल पार्क, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे स्थान बना देते हैं कि यहाँ पर उनका जो जंगल है वो जंगल मेंटेन्ड रहे, उस जंगल को कोई छेड़ेगा नहीं, उसमें कोई जमीन जायदाद नहीं खरीदी जा सकती, उसमें पेड़ पौधे नहीं काटे जा सकते, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जा सकती। जो जानवर है वो उनका निवास स्थान है, उनको वैसे ही रहने दिया जाएगा। तो ये जो है टेक्निक, ये चीजें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व में की जाती हैं। दूसरा जो तरीका होता है कॉन्जर्वेशन का, वो है कि कॉन्जर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। उनका जो घर है, नेचुरल स्थान है, वहां से कैसे कर सकते हैं? जू में, बॉटेनिकल गार्डन में, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन में हम जगह जगह से पेड़ पौधे ले आते हैं और पौधों के लिए बॉटेनिकल गार्डन होता है। और ये एक अप्रोच है सीड बैंक, ठीक है, सीड बैंक, कि हम तरह तरीके के बीजों को एक जगह पे प्रोटेक्ट करें, ठीक। हमने सीड बैंक भी एक अप्रोच है जिसके जरिए से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे कोई एक पौधा है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर या खत्म हो गया, इवन ये जानवरों में भी किया जा सकता है कि उनके जो स्टेम सेल्स हैं, जो जर्म सेल्स हैं, उनको अगर हम प्रोटेक्ट कर लें। जैसे यदि आज हमारे पास डोडो या ये जो प्रजातियां खत्म हो गई, इनके जर्म सेल होते तो आज हम दोबारा से शायद डोडो बना सकते हो। आज नहीं तो शायद हो सकता है 50-100 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि उस जीवों को दोबारा पुनर्जीवित, जैसे अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, क्या नाम है उस मूवी का? जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पार्क में क्या करता है वो आदमी? जुरासिक पार्क मूवी डायनासोर सबने को देखी होगी। डायनासोर को जिंदा करता है। कैसे जिंदा करता है डायनासोर को? ध्यान है? वो डायनासोर को जो जिंदा करता है वो कैसे जिंदा करता है, किसी को याद है? बनाता है दोबारा नहीं, जीन्स। बनाता नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो वो क्या करता है मैं बताता हूँ। उसमें मूवी में एक एपिसोड, एक जो सीन है उसमें दिखाता है, वो जो एक मच्छर है, ठीक है, उस समय का मच्छर, जो डायनासोर के समय का मच्छर है, डायनासोर के समय के मच्छर, जिसने मच्छर ने डायनासोर को काटा, तो डायनासोर को काटने से उसके अंदर में डायनासोर का ब्लड आ गया। वो मच्छर एक किसी लाख, जो पेड़ से वो गिरता है ना लिक्विड, बहुत स्टिकी सा लिक्विड होता है, उसके बीच में ट्रैप होके फंस के मर जाता है। और वो लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले मरा हुआ है, उसे वो ढूंढता है। उस मच्छर के अंदर में से वो जो है उस ब्लड को निकालता है, और उस ब्लड के अंदर जो सेल है, क्योंकि अब उसके अंदर, उस ब्लड के अंदर वो डायनासोर का ब्लड है, उस डायनासोर के ब्लड से जो सेल है, उन सेल से
वो डायनासोर क्रिएट करता है। वो उसमें दिखाया गया है कि वो कैसे, वैसे ये आज के समय में पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ब्लड सेल हैं वो इतने समय तक सरवाइव नहीं करेंगे, पर ठीक है, एक फिक्शन है। फिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो उसे पुनर्जीवित करता है डायनासोर को, वो पुनर्जीवित करता है जो मच्छर, जिसने मच्छर ने डायनासोर को काटा, उस मच्छर के अंदर से ब्लड निकालता है और उस ब्लड से वो डायनासोर्स को जीवित करता है। वो उसमें मूवी में इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ये एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी निश्चित रूप से है जिससे ऐसा किया जा सकता है और XC2 कॉन्जर्वेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम जीवों को दोनों जगह बचा सकते हैं, इन सीटू भी बचा सकते हैं और XC2 लैब में भी बचा सकते हैं, जू में भी ऑब्वियसली बचा ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ एथिकल जो हमारे विश्वास हैं उनका भी योगदान है। जैसे सैक्रेड स्पीशीज का हमारा कॉन्सेप्ट है। हम कई सारे जीव जंतुओं को सैक्रेड मानते हैं कि इनको मारना नहीं चाहिए। पेड़ पौधों को हम जो है सैक्रेड मानते हैं, है ना। जैसे हम गाय को, स्नेक्स को, मंकी को, एलिफेंट को, तुलसी, नीम, ये कुछ उदाहरण दिए उसने जिनको हम सेक्रेड मानते हैं। अब जिसको हम सेक्रेड या पवित्र मानेंगे उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है कॉन्जर्वेशन का। एक है सेक्रेड ग्रोव्स। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको ये माना गया है कि ये जो एरिया है ये एक पर्टिकुलर देवी देवता का क्षेत्र है, उसका एरिया है ये, और उसमें हमें कोई दखल नहीं देना चाहिए। ये साउथ इंडिया में इस तरीके का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो सेक्रेड ग्रोव्स या सेक्रेड एरियाज हैं, पैचेस हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशनली कंजर्व किए गए हैं और उनमें कोई आदमी की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जाती। तो जैसे कि कुछ उदाहरण दिए उसने, देवारा काडू, नगरा बना, बूथ स्थाना, देव बना, ये सब कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको लोग ऐसा मानते हैं कि ये पवित्र है और ये देवी देवताओं के क्षेत्र हैं। इनमें हमें नहीं जाना चाहिए, इंसानों को अपनी हरकत नहीं करनी चाहिए, उनके पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, वहां के पर खेती नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें। इसी के तरीके से सेक्रेड लैंडस्केप है। हम कई सारी जगह को, क्षेत्रों को हम जो है ये मानते हैं कि ये पवित्र भूमि है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जानी चाहिए। तो ये हम लोग पहले के समय से भी, आज जब हम पहचानने लगे हैं बायोडाइवर्सिटी को, इससे पहले भी हम ये काम कर रहे थे। इसके कुछ उदाहरण है, कोडा चिडरी हिल्स कुल्लूर में, बिलिगिरी रंगनाथा हिल्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां हमने सेक्रेड रीजन से, धार्मिक कारणों से इनको बचाया है। बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का हनन। ये हनन कैसे हो रहा है? दोनों प्लांट प्रजाति और एनिमल प्रजाति का हनन हो रहा है, जिसका कारण है, सबसे मुख्य कारण है जो नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी हरकतों से, इंसान की जो वेरियस गतिविधि है, चाहे अर्बनाइजेशन है, सड़क बनाना, बड़े बड़े मकान बनाना और माइनिंग एक्टिविटीज, इन सब से हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा है। एंथ्रोपोसेंट्रिक कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन, कि इंसान की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, इन ह्यूमन एक्टिविटी, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी जो डिप्लीशन हो रहा है वो कहलाता है एंथ्रोपोसेंट्रिक कॉज या एंथ्रोपोसेंट्रिक डिप्लीशन। एंथ्रोपोसेंट्रिक, ओके। इंसान के बनाए हुए कारण है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें के लिए केवल इंसान जिम्मेदार है।
ये जो बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है इसके लिए ऐसे कारण जिसके जो इंसान के गतिविधियों से हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, हम ज्यादा से ज्यादा शहर बनाते जा रहे हैं, बड़े बड़े मकान और ये सब खड़े करते जा रहे हैं। जहाँ जंगल थे, जहाँ खेत थे, नेचुरल एक्टिविटीज थी, वहाँ हमने खत्म कर दिए। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ जंगल था वहाँ हम खेती की जमीन को बढ़ाते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जंगल काट देते हैं, जंगल काट के वहां पर खेती करना चाहते हैं। अब इससे क्या होगा कि जब जंगल खत्म हो जाएगा तो वहां रहने वाली प्रजातियां भी खत्म हो जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हम जो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा जंगल को जो काट रहे हैं। फिर एक और चीज जो हम कर रहे हैं वो है पॉल्यूशन, हम पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। ठीक है, हम हवा का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, हर तरीके का पॉल्यूशन कर रहे हैं। अब जीव जंतुओं के लिए ये जो पॉल्यूशन है ये बहुत नुकसानदायक है, खतरनाक है, तो वो उसके कारण खत्म हो रहे हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, हमने तमाम केमिकल एक्टिविटीज से जो सॉइल और वाटर को एसिडिफाई कर दिया, उसमें एसिड की मात्रा को बढ़ा दिया है, तो वो भी उन जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए नुकसानदायक है। सॉइल इरोजन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होने के कारण जो सॉइल है अब वो उखड़ रही है अपने स्थानों से। माइनिंग एक्टिविटी, हम जगह जगह माइंस खोद रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन, ज्यादा से ज्यादा हम डेजर्ट को बढ़ाते जा रहे हैं अपनी इन गतिविधियों के कारण। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हम अपने फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए। इसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। एक शब्द में बोले तो जंगल को काटने के, देखो कितने सारे पेड़ हैं, ये सारे पेड़ काट दिए गए, ये देखो ये सारे पेड़ काटे जा रहे हैं बड़े स्तर पर, तो ये डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी है। और क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर एक, लॉस ऑफ हैबिटेट, जहाँ घर है वो खत्म हो गया, आपका जो निवास स्थान है वो निपट गया। सॉइल इरोजन, अब देखो यहाँ पर जब ये हमने जंगल काटा तो ये जो छोटी छोटी घास भी जो उगी रहती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ये अपनी इस जमीन को पकड़ के रखते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तो जब यहाँ पे पानी आएगा या हवा आएगी, इसके कारण ये जो सॉइल है ये यहाँ से हट जाएगा, उखड़ जाएगा। और विशेष रूप से ऐसा जो है पहाड़ों पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पहाड़ स्लोप पर है, तो उनमें जो सॉइल का मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सॉइल इरोजन। डेजर्टिफिकेशन, अब जैसे यहाँ पे थोड़े समय पर जब हमने सारे पेड़ काट दिए तो यहाँ डेजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। इसके अलावा इसमें जो एसिडिफिकेशन और इस सब का भी रोल है। ग्लोबल वार्मिंग, ये हम एक काम कर रहे हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वंशिका, आप बताओ, है वंशिका? Rise in temperature of the planet Earth. प्लेनेट अर्थ। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्या कारण है उसका? गैसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह। किसकी वजह से? शाबाश। ग्रीन हाउस, हाँ, ग्रीन ग्रीन हाउस हाउस गैस, वेरी गुड। और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं? कुछ एक दो नाम बताओ। कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड, मीथेन, very good। नाइट्रोजन। दूसरी कौन सी बताई ग्रीन हाउस गैस आपने? मीथेन है, मीथेन है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन नेचुरल गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने ठीक बताया, मीथेन ठीक बताया। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कोई और बता सकता है इन दो गैसेस के अलावा और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस?
सर क्या कहते CFC गैसेस हैं? ये भी जो है वो करती हैं। फिर कुछ कॉम्बिनेशन है सॉल्ट के, अमोनिया या इस तरीके के, वो भी करते हैं। ठीक, तो ये सब वो गैसेस हैं। अब बात करते हैं हम ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली में क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। धरती का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। हम हर साल महसूस करते हैं कि यार गर्मी बहुत बढ़ रही है, गर्मी बहुत बढ़ रही है। महसूस करते हो या नहीं करते हो कि इस साल बहुत गर्मी है ना? तो ये जो यस सर। फिनोमेना है, हम देख रहे हैं सर्दियां लगातार कम हो रही हैं। जब हम छोटे थे तो सर्दी बड़े लंबे समय तक पड़ती थी। बहुत पहले लोग स्वेटर पहनना शुरू कर देते थे। आज शहरों में दिसंबर में भी जो है आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले अक्टूबर महीने में स्वेटर पहने जाने लगते थे। हाफ स्वेटर अक्टूबर मंथ में पहनने लगते थे। आज के समय में नवंबर या दिसंबर तक भी लोग स्वेटर नहीं पहनते। अगर जो तापमान है वो रिकॉर्डेड तौर पर अर्थ का तापमान धीरे धीरे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1800, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उस समय से लगातार बढ़ रहा है। और ये जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक, इसके बड़े सारे नकारात्मक इफेक्ट्स हैं। इसका नकारात्मक इफेक्ट है हमारे जो ओशन लेवल्स हैं उस पर, कि हमारे जहाँ जहाँ बर्फ होगी वो पिघल जाएगी। बर्फ की भी हमारे जीवन में बड़ी महत्व है, क्योंकि जैसे हिमालयाज हैं, हिमालयाज हमारे लिए पर इनियल जो रिवर्स हैं जो साल भर बहती रहती है उनका सोर्स है। उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? बर्फ से मिलता है। तो जब बर्फ पिघल जाएगी तो वहां पर पानी नहीं रहेगा और हमें केवल बारिश के समय पानी बहुत होगा, बाकी समय कोई पानी नहीं होगा। एग्रीकल्चर के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब हम लोग तो अपने आप को बचा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, पर जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वो इसके लिए अभी तैयार नहीं है। धरती ने उनको तैयार नहीं किया। उनका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, जब वो चेंज होगा तो वो सब खत्म होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है धरती पर जीव जंतुओं के खत्म होने का। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की। हम हर चीज में फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, हर एक्टिविटी में। हम खाना बनाते हैं तो गैस जलाते हैं, गैस जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल डीजल बर्न करते हैं, उससे भी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमारी हर ह्यूमन एक्टिविटी में, मतलब बहुत सारी पावर प्लांट्स हैं जो बिजली बना रहे हैं, वो भी बहुत बार या तो कोयले से चल रहे हैं या किसी या गैस से चल रहे हैं, पेट्रोल से चल रहे हैं। तो वो भी सभी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस का क्या मतलब होता है? ग्रीन हाउस, हरा घर। ये क्या चीज होती है हरा घर? हम्म। एनीवन? नहीं, किसी को नहीं पता? सर सर हिली हाँ एरियाज पे सर हाँ हाँ, वेरी गुड। ऑप्टिमम टेम्परेचर देने के लिए सर एक ग्लास का घर बनाया जाता है, बहुत बढ़िया, जिससे सर शाबाश। सनलाइट सर ट्रैप होती है, उसमें सर टेम्परेचर इंक्रीज रहता है सर। शाबाश, वेरी गुड। देखो देखो, ये है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। हमारे जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, रिलेटिवली टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ प्रॉब्लम इसके उल्टी होती है कि वहाँ पर जो 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 पौधे हैं वो खत्म हो जाते हैं। पौधे इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, तो सरवाइव नहीं कर पाते उतने टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए एक तरीका है ये, कि इस तरीके से, ऐसा कांच का घर, देखो ये कांच का घर बनाया गया है। इस कांच के घर में, ठीक, जब धूप आती है तो धूप इसके अंदर आके ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, और इस पूरे घर को, बाहर तो टेम्परेचर कम रहेगा पर इस घर के अंदर टेम्परेचर
बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, रिलेटिवली बढ़ जाता है, जो इन पौधों के लिए अनुकूल होता है, और ये पौधे फिर इसमें सरवाइव कर जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये इफेक्ट आप अगर देखना चाहें तो अपने पास भी देख सकते हैं। आप गाड़ी कभी खड़ी कर दीजिए, गाड़ी के शीशे बंद कर दीजिए, कोई एसी वगैरह मत चलाइए, तो आपको गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। आप गाड़ी से बाहर निकल आइए तो आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी। पर अगर गाड़ी के शीशे बंद हैं और गाड़ी में धूप में खड़ी है तो बहुत ज्यादा वो गर्म जो हो जाती है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही पड़ती है। तो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ये हमारी धरती पर भी हो रहा है। ये देखो, यही चीज आज हमारी धरती पर, पूरी धरती पर हो रही है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करती है, ये अर्थ जो सन पर से हमारी तरफ लाइट आ रही है, ये इस जो धूप ये जो लाइट है और जो हीट है, इसको लॉन्ग वेवलेंथ की, इसको ट्रैप कर लेती है, भीतर ट्रैप कर लेती है। और इसके कारण ये देखो यहाँ पर, ये और अच्छा वो फोटो है, ये ग्रीन हाउस गैस जैसे जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ जो नाइट्रोजन बोल रही थी ना, नाइट्रोजन नहीं है वो, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो इस इफेक्ट को बढ़ा देती हैं। इसके बढ़ने से क्या होगा, जो हमारी अर्थ है अब वो गर्म होने लगेगी, धरती अब गर्म हो रही है। गर्म होने से वो धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये हम सब के लिए बहुत नुकसानदायक है, हम सब के लिए एक खतरे की चीज है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आज हमारी धरती पर दिखाई दे रहा है। मतलब एक तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड एक उसी प्रकार का कांच का आवरण क्रिएट हो रहा है, मतलब एक तरीके से एक लेयर बन रही है, और उस लेयर में ज्यादा ज्यादा हीट ट्रैप हो रही है, और ज्यादा हीट ट्रैप होगी तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे लिए एक खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग, और ये हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए भी खतरा है। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, ये इसकी हमने अभी बात की थी कि धीरे धीरे हमारा जो सॉइल है, ठीक है, और पानी है, उसका पीएच लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसका कारण देखो ये फोटो में भी है, जैसे जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, NO2, NO2 को क्या बोलते हो, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये हमारा उसमें जा रहा है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। और ये यहाँ जब ये बादलों में बनता है, फिर ये वापस हमारे सॉइल पर, पानी पर आकर ऐड हो जाता है। तो ये जो एसिडिफिकेशन है, ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा है, ठीक है। इसके कारण एसिड रेन होती है, एसिड जो है बारिश में ऊपर से गिरता है। इसका कारण है हाई केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, माइनिंग एक्टिविटी और अदर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटी के कारण ये हमें पैदा होता है। हमारे जो सॉइल माइक्रोब्स हैं, इंसेक्ट हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो इन एसिडिक कंडीशन के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, और इसके कारण उनका जो ये एसिड रेन के कारण उनका जीवन खतरे में। देखो ये मछलियां मर गई, पेड़ पौधे खत्म हो गए एसिड के कारण, ठीक है। इसका एक और कारण है माइनिंग एक्टिविटी। हम जगह जगह माइंस खोद रहे हैं, कोयला खोदने के लिए, कहीं कुछ मिनरल्स खोदने के लिए, ठीक। तो इन मिनरल्स, इन मटेरियल्स को निकालने के लिए ये जो है बहुत बड़े स्तर पे डिफॉरेस्टेशन होता है, एयर सर अब बोल रहे हैं सर।
आवाज नहीं आ रही सर। यस सर, बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही। वाटर सॉल्यूशन होता है। हेलो हेलो, यस सर। हाँ मेरी यस आवाज सर। आ रही है? Yes. ठीक है। आ रही। तो हमारी ये माइनिंग एक्टिविटी हमारे जो एटमॉस्फेयर, जो हमारी धरती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं स्मोक को, ठीक है, कि स्मोक जो धुआं है, वो पॉल्यूशन है, वो कैसे हम सबको नुकसान पहुंचा रहा है, प्लांट वेजिटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, हम सबको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और अस्थमा, ये सब आपने देख ही रहे होंगे। जब पॉल्यूशन फैलता है वो किस तरीके की एक्टिविटी हमारे लिए करता है। हम बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ते हैं कि कुछ है जो बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या होते हैं रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स या नेशनल पार्क रिलेटेड है बट सेम नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होते हैं जो अनडिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ के लिए अनडिस्टर्ब्ड और प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ताकि वाइल्ड लाइफ अपने नेचुरल हैबिटेशन में जी सके, ठीक है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही? अब आती है? ब्रेक हो Yes, रहा sir. है, वॉइस Voice ब्रेक break हो रही है। हेलो, यस सर। ब्रेक सर। ये सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बताओ, आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही? तो मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अब आ रही है? अभी बेटर है क्या? Yes, sir. यार ये सर चलो, ब्रेक कैरियर, होने अगर ब्रेक हो तो आप मुझे ऐसा। बताइए। मैंने आपको जैसा बताया था, मोबाइल के उससे कर रहा हूँ तो शायद उतनी अच्छी आवाज कर सकते हैं। तो हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व एक विशेष क्षेत्र होता है जिसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को मतलब ना किया जाए और वाइल्ड लाइफ को अनडिस्टर्ब्ड एरिया में रखा जाए। बेसिकली एक ऐसा है जो अनडिस्टर्ब है, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती और वाइल्ड लाइफ अपने नेचुरल प्रोटेक्टेड उसमें रह सकती। जो हमारा ये बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर को हम तीन जोन्स में बांट सकते हैं, तीन हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। इसमें होता है कोर जोन, कोर एरिया जोन और ट्रांजिशन जोन। क्षेत्र होते हैं इसके, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन इसका सबसे इनर एरिया होता है और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी को पूरी तरह से प्रिवेंट किया जाता है, कोर जोन कहलाता है वो। फिर है बफर जोन, जहां पर जो आउट है, यहाँ पर कोर एक्टिविटी को कुछ हद तक अलाउ किया। पब्लिक जोन वन में पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाता, केवल इसको अलाउ किया जाता है। और बफर जोन टू में पब्लिक एंटर कर सकती है, वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी को देखने के लिए आ सकती है। और ट्रांजिशन जोन ऐसा होता है जहां पर एग्रीकल्चर, ये सबसे बाहर का एरिया होता है, जहाँ कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा सकती हैं, मतलब अलाउ कर देते हैं, आर नोटिस्ड इन दिस एरिया। और इस क्षेत्र में ग्रेजिंग ये सब अलाउ किया जाता है। तो ट्रांजिशन जोन, बफर और कोर जोन, ये क्षेत्र है
किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के। और सबसे इनर है बायोस्फीयर रिजर्व में उसका कोर जोन। इसी तरीके से नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट है। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट है कि ये स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड एरिया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। स्ट्रिक्टली यहाँ पर कोई भी इंसानी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, ग्रेजिंग, ठीक है, कल्टीवेशन, इसको बैन किया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। बांदीपुर नेशनल, अलग अलग काम के लिए अलग अलग नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा है, इसके कारण से काजीरंगा में हम वन हॉर्न्ड राइनोसोरस को बचा सके हैं। हमें काजीरंगा पार्क है। सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे बंगाल टाइगर्स को, रिडली सी टर्टल्स के लिए ये पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, जो मैं आपको बता रहा था, एशियाटिक लाइन का होम है। मानसा नेशनल पार्क हिमालय फुटहिल्स में, मानसा, और यहाँ पर टाइगर, राइनोसोरस, एलिफेंट्स, ये सब रहते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान का है, इसमें टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर्स दिखाई देते हैं। दाची इंस्टाग्राम गाम पेज से कर रहे है, हैं क्या और ये, सर? हाँ जी, सर आप पेज चेंज कीजिए सर, पेज चेंज कीजिए सर। पेज चेंज मैं सेटिंग कर रहा कर हूँ, आपको लीजिए। चेंज नहीं हो रहा है? नहीं हेलो, सर, हमें एक ही दिख रहा था सर। सर हमें एक ही पेज दिख रहा था सर। अच्छा। चलो, मैं ये प्रेजेंटेशन तुम्हें वैसे भी भेज ही देता हूँ, तुम लोग उसको एक बार देख भी लेना, ठीक है। देखता हूँ मैं बाद में वीडियो में, शायद बेटर हो। तो ये दाचीगाम नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, मानसा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। इन सब की हमने अभी बात की है। अच्छा, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। अच्छा, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, ये जो हमारे नेशनल पार्क से थोड़ी सी छोटी होती हैं, स्मॉलर एरियाज होते हैं, छोटे एरियाज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंसानी एक्टिविटीज को, कुछ बेसिक एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है, जैसे कि वो फ्रूट सीड कलेक्ट कर सकते हैं, अपने जानवरों को चरा सकते हैं, ठीक है। ये सारे एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ किया जाता है। जैसे कुछ कुछ वो है, बाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी, लाइफ सेंचुरी के है, अन्नामलाई लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में, जूलॉजिकल गार्डन, हमने बायोस्फीयर पढ़ा है, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं जूलॉजिकल गार्डन, या इसको हम जू भी बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। ये ऐसी जगह है जहां पर हम अलग अलग तरीके के जानवर, खतरे में जो एंडेंजर्ड जानवर हैं, एक प्रोटेक्ट करके जूलॉजिकल पार्कों में जो है वो है चमराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क, बनेरघट्टा जूलॉजिकल पार्क बेंगलोर में है, पिलीकू जूलॉजिकल पार्क बेंगलोर में है, लाइन सफारी तलगुप्पा शिमोगा में है। हमारे कुछ कुछ जो है बॉडीज है। और और हमारी ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय इशू भी हैं, ग्लोबल इशूज हैं, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के इशूज हैं। और वो है कि हम इस बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन बैलेंस को, इसको लेवल पर करने की जरूरत है। मेजर जो ग्लोबल इश्यूज हैं वो हैं ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन फॉर्मेशन, ओजोन डिप्लीशन और न्यूक्लियर विंटर, ठीक है। इसमें हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग की, अभी हम बात कर चुके हैं एसिड रेन फॉर्मेशन की।
और न्यूक्लियर, ये अगर इसको समझ लेते हैं, ओजोन डिप्लीशन ये क्या चीज होती है। धरती है, इसके आसपास एक लेयर है ओजोन, आपको मेरे को सब आ रही है, इस कंफर्म करिए। हेलो, यस सर। Yes, sir. आ रही है। ओके। हमारे धरती के ऊपर एक परत है एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक परत है, ठीक है, जिसमें हमारी एक गैस है जिसका नाम है ओजोन गैस, ओजोन। तो इसकी एक कवरिंग रहती है, एक, ये देखो ये स्ट्रेटोस्फेयर में, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर और उसके ऊपर ये एक लेयर है, हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ये ओजोन लेयर हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम कर, गैस है ऑक्सीजन 3। नॉर्मली ऑक्सीजन 2 में ही मिलती है हमारे जो सरफेस पर ऑक्सीजन एक अलग मॉलिक्यूल भी बनाता था, इसका नाम है O3। O3, ये 3 यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, पर आप लोगों को पता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला। तो ऑक्सीजन नॉर्मली जो मॉलिक्यूल है वो O2 है, परंतु यहाँ पर ओजोन O3 के फॉर्म में रहती है। और ये जो O3 गैस है ये हमारे लिए बड़े काम की है, क्योंकि ये हमें एक चीज से बचाती है जिसका नाम है, क्या नाम है? यूवी रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट Ultraviolet अल्ट्रा radiation. वायलेट रेडिएशन। हमारा जो आपने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देखा होगा, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट सबको पता है, फिजिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने। जी सर। Yes, sir. उसमें एक हिस्सा है, यहाँ पे देख लेते हैं, लाइट स्पेक्ट्रम। ब्रदर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये विजिबल लाइट ही दिखाएगा। लुकिंग फॉर कौन सी में, जो हमारी लाइट है, लाइट के का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, लाइट हमारी ये जो रेज है, ये इसका एक बहुत छोटा हिस्सा ही है। जो विजिबल लाइट है एक बहुत छोटा हिस्सा है जिसको हम देख पाते हैं। इसके बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बहुत अलग अलग हिस्से हैं। गामा रेज है, फिर अल्ट्रावायलेट रे है, फिर इंफ्रारेड रे, रडार, एफएम, जिसमें हम एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, एएम है, शॉर्ट वेव है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पूरा बैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो विजिबल लाइट है ये केवल एक बहुत छोटे से, ये इतने छोटे से हिस्से में से आती है। और इसके बिल्कुल पे ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है और इंफ्रारेड रेज है। इंफ्रारेड रेज हमारे इसको हीट करती हैं, गर्मी देती हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ये हमारे लिए हानिकारक है, हमारे सेल्स के लिए। ये हमारे सेल को हमारे स्किन पर कैंसरस चेंज कर सकते हैं, कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, स्किन के कैंसर क्रिएट कर सकता है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। परंतु इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें एक चीज है जो बचा लेती है, ये कैंसर हमें नहीं होता, जिसका नाम है ओजोन। ओजोन गैस जो है वो हमें इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ओजोन सर हमें बचाती है और इसके कारण हम अल्ट्रावायलेट रेज ओके, तो सर हमारे को ये अल्ट्रावायलेट बचाती है रेज से अल्ट्रावायलेट कैंसर रेडिएशन से। सकता है ना सर? हाँ जी, उससे होता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें ओजोन लेयर बचाती है। और ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर जो है हमारी डिप्लीट हो रही है, घट रही है, नुकसान पहुंच रहा है। कुछ हम ऐसी गैसेस होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
ऐसी कुछ गैसेस हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल यूज में रेफ्रिजरेशन के लिए यूज करते हैं। ये ऐसी गैसेस होती हैं जो हमारे CFC गैसेस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये जो ऐसी गैसेस हैं ये हमारी इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं। और जब ये ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, अगर मान लो ये ओजोन लेयर खत्म हो गई, तो क्या होगा, हमारे को ये जो कैंसर है, स्किन के कैंसर बड़ी संख्या में होने लगेंगे। तो ये हमारे लिए भी एक खतरा है ओजोन डिप्लीशन का। तो इस पर भी हमने काम किया है। न्यूक्लियर विंटर, ठीक, ये अलग अलग इसके बारे में है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से काम करती है कि अर्थ का टेम्परेचर हाउस गैसेस के कारण बढ़ रहा है। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, मीथेन एंड वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स भी जो है ये काम करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। वाटर भी ग्रीन हाउस गैसेस का काम करती हैं, जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर का धरती पर बढ़ जाता है। ये जिस विजिबल स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे थे, वो विजिबल, हमारा ओजोन कहाँ चला गया? ये जिस विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेड्स है। तो ये इंफ्रारेड रेज को ग्लोबल वार्मिंग में हम ट्रैप करते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रारेड रेज, जो कि हीट वेव वो है, हीट कॉजिंग, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है, हीट इनको ज्यादा संख्या में रिफ्लेक्ट बैक कर देती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा इंफ्रारेड, ये ग्लोबल वार्मिंग है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस तरीके से काम कर रहा है। सन से जो ये लाइट आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस एटमॉस्फेयर को कर रही है। ग्रीन हाउस गैसेस कर देती हैं, वापस धरती पर ही पुश कर देती हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए। ये इसमें क्या क्या इसके इफेक्ट पड़ेंगे, एग्रीकल्चर हमारा फर्क पड़ेगा। पोलार एरियाज हैं जहां पर बहुत बड़े आइस के कैप, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं आइस के, वो पिघलने लगेंगे, ठीक है। रेनफॉल पैटर्न पूरी तरीके से बदल जाएगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कहाँ बारिश होगी कहाँ नहीं होगी, क्योंकि इससे हवाओं का जो पैटर्न है अर्थ के आसपास वो चेंज होगा। सीजन्स, मौसम, वो बदल जाएंगे, पूरी धरती के आसपास के जो मौसम है, और इससे एग्रीकल्चर और पूरा सिस्टम हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम कर क्या क्या सकते हैं, इसके लिए हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा बचाएं और रीफॉरेस्टेशन करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, पेट्रोल डीजल गैसेस, इनको इस्तेमाल ना करें या कम इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल कर। ओजोन लेयर, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O3, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ये कहाँ होता है? प्रेजेंट स्ट्रेटोस्फेयर में, करीब 25 किलोमीटर अबव अर्थ, धरती पर करीब 25 किलोमीटर ऊपर जो है ये एग्जिस्ट करता है। और ये एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें इन अल्ट्रावायलेट रेज, अल्फा बीटा गामा रेज से, जो सूर्य की किरणें हैं, उनसे बचाता है। तो ये जो थिकनेस है, इस हम ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर से नाप सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, और हमें ये मालूम हो रहा है कि हमारी जो थिकनेस है ओजोन लेयर की वो कम हो रही है, और ओजोन होल, ओजोन लेयर में छेद बन रहे हैं। इन छेदों से जो हार्मफुल रेडिएशन है वो धरती पर आएंगी और हमारी लाइफ और बायोडायवर्सिटी को खत्म कर सकती हैं। 16 सितंबर ये जो एक दिन है जिस वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, जो इसको खत्म
के नाम हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारी, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कुछ गैसेस हैं, CFC गैसेस, जो हमारी अर्थ के ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकती हैं। और इस डिप्लीशन से क्या होगा, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारे धरती पर पहुंचेंगी। स्किन कैंसर, स्किन बर्न, ये सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में होगा। हमारे ये जो DNA होता है, ये कैसे काम करता है, ये हमारे DNA को चेंज कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और उसका म्यूटेशन करता है। तो इससे कई तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं। क्रॉप, जो हमारी पैदावार है, फसल रहेगी, हमारे जो सेल है, ओवम, लार्वा, इन सब पर ये अफेक्ट करेगा। लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है न्यूक्लियर विंटर। ठीक है, न्यूक्लियर विंटर, ये न्यूक्लियर विंटर किसी भी, अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, अगर धरती पर न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर बम का वो होता है, तो ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है जो किसी न्यूक्लियर वॉर के बाद होगी, न्यूक्लियर वॉर से ये पैदा होगा। मान लो धरती पर कल न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाता है, हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल्स, बम, एटम बम एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, तो उससे एक न्यूक्लियर विंटर सेट इन हो जाएगी, न्यूक्लियर विंटर आएगी। वो कैसे होगी, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से सबसे पहले क्या होगा, शहरों में भयंकर आग के तूफान होंगे, जंगलात जल जाएंगे और बहुत सारा धूल एटमॉस्फेयर में चारों तरफ फैल जाएगी, और जिसके कारण से काले काले क्लाउड्स, ठीक है, वो होंगे और हमारी जो सनलाइट है वो पर नहीं पहुंच सकेगी। जो धरती का टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, और फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जो रेडियो एक्टिव, दूसरा इफेक्ट है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स है, वो म्यूटेशन और कैंसर कर देंगे बड़े स्तर पर। तो इसको हम न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। न्यूक्लियर विंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, और इस प्रकार है वो हमारी धरती पर पहले भी है। तो न्यूक्लियर विंटर का कॉन्सेप्ट क्या है? हेलो, जी सर। किसी को मेरी जी आवाज सर। आ रही? हाँ, हाँ बताइए, न्यूक्लियर विंटर का कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर विंटर। यस प्लीज। फिर जंगलों में गर्म समझ हवा आया? चलने लगे, जिससे कि पेड़ हाँ पौधे हाँ, जल जाएंगे। उससे क्या होगा? सर, जंगलों में पेड़ शाबाश। पौधे जल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो जब वो जल जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है। सर वो जल जाएंगे तो सर स्मोक और डस्ट सर एक क्लाउड बना लेगी, जिसकी वजह से सनलाइट सर अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी, सरफेस तक, शाबाश। हम्म। जिसकी वजह से सर टेम्परेचर सर शाबाश। डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया। हमारा जो खतरा है, ये ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हो चुका है। जैसे डायनासोर का जब एक्सटिंक्शन हुआ, उस समय पर भी ये हुआ कि हमारे धरती पर एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आके टकराया, जो थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। जब वो उल्कापिंड हमसे आके टकरा से, तो उसने बहुत ज्यादा, मतलब वो कई एटॉम बम से फटने से बड़ा वो था एक्सप्लोजन। उस एक्सप्लोजन के कारण पूरी धरती पर
अर्थक्वेक्स आए, सुनामी आए, जंगलों में वाइल्ड पूरे जंगल जलने लग गए। ठीक है, वो जंगल जलने लगे और ये जो धूल मिट्टी ये सब उड़ी, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में जाके फैल गई। धुआं है वो एटमॉस्फेयर में फैला। जब वो फैला तो उसने क्या किया, सनलाइट को धरती पर आने से रोक दिया। अब धरती पर सनलाइट नहीं आएगी, और जब धरती पर सनलाइट नहीं आएगी तो धरती का टेम्परेचर कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से, और टेम्परेचर घटता जाएगा, टेम्परेचर घट के फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, और ये हमारी धरती के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो इस तरीके के जो न्यूक्लियर वॉर है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि यदि कोई न्यूक्लियर वॉर हमारे देश में, जैसे कहते हैं हम, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो तीसरा विश्व युद्ध हो, तो उसका क्या अंजाम हो सकता है, उसका खतरनाक अंजाम हो सकता है। ठीक, तो ये ओवरऑल हमारे धरती पर सर्वाइवल के लिए नुकसानदायक है, हम सब के लिए ये नुकसानदायक है। और ये सारा जो पूरा एपिसोड है बायोडायवर्सिटी को बचाने का, ये सब हमारे लिए आवश्यक है। एक बार हम अपनी एनसीईआरटी को और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज के क्लास को फटाफट से खत्म कर देते हैं। ये आप एनसीईआरटी भी एक बार देख लीजिए। ये ठीक है, मैं इसको अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि इसमें मुझे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। बेशक एक क्लास और इसमें हमें लगेगी, पर इस काम को हम कर लेते हैं कि बायोडायवर्सिटी किस किस तरीके से हमारे उसमें खत्म हो सकती है। ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। मेरी आज की जो नेट कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी नहीं रही होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों से आप लोगों को बियर करना पड़ा, उसके लिए माय अपॉलॉजी। और अभी हम आज की क्लास अभी यहीं खत्म कर लेते हैं। मैं प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर देता हूँ और आप लोग इसको पढ़ लीजिए। एक बार एनसीईआरटी से ये जो चैप्टर है इसको और दोबारा से देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। यस सर। बोलो। चलिए ठीक है, ओके सर बाय। रिकॉर्डेड वीडियो हम कैसे देख सकते हैं सर? सर यूट्यूब पर, यूट्यूब आप वेबसाइट पर जाइए। ठीक है, वेबसाइट पर ये यहाँ से भी जा सकते हो, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो अगर आपको यूट्यूब पर जाना है। तो कोचिंग के वेबसाइट पे यहाँ जाइए, neet.danpower.org, ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर ये रिकॉर्डेड वीडियो, हाँ रिकॉर्डेड क्लास वीडियो, ये केवल लिंक दे रहा है आपको। ठीक है, ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ से ये लिंक आ जाएगा, सर वो करिए, आप 1 सेकेंड रिपीट यूट्यूब सर पर आ जाएंगे आज ही। 1 सेकेंड और रिपीट आप सर यहाँ पर, और सारे नहीं है, कुछ क्लास में सबको वॉइस ब्रेक हो रही सर को मैं यहाँ पर बस सिंपली आपको यही बता रहा था कि कैसे आप YouTube पर आप वीडियोस को अगर आपको देखना है, क्लास में मान लीजिए किसी का नहीं ठीक हो पा रहा, तो आप कैसे देख सकते हैं। आप यहाँ जाइए, जो वेबसाइट है कोचिंग की, उस पर जाइए। वहाँ पर एक है रिकॉर्डेड क्लास वीडियोस, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप, ये आपको YouTube के चैनल पर ले जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये YouTube पर ले जाएगा, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, neat.com कुछ बोल रहे थे ना सर नीट डॉट, आपको वेबसाइट नहीं पता, वो डॉट मालूम है डेन सर पावर डॉट ओ आर जी। दिन ठीक पावर है, था ये वेबसाइट कोचिंग की वेबसाइट है, आपकी मेडिकल की कोचिंग की। ठीक है, neet.denpower.org। ठीक है, ओके सर ये मैं आपको भेज देता हूँ। ओके, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर।
थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो